Hello everyone, I am CP Jadon, your GC Net Management faculty, and today we are going to begin with new topic that is bond. So आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है. सो लेट्स बिगिन. अगर हम बात करें कोई भी कंपनी होती है या कोई भी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है ना, गवर्नमेंट छोड़ देते हैं इस केस में. कंपनी होती है तो उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए. तो आदर या तो वो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, है ना, या फिर वो बॉन्ड के थ्रू मार्केट से पैसा लेते हैं, है ना. अब वो बॉन्ड के थ्रू मार्केट से पैसा किससे लेते हैं? या तो उनके बॉन्ड्स को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, बैंक्स खरीदेंगे, है ना, या फिर हम जैसे जो जनरल पब्लिक है वो इनके बॉन्ड्स को खरीदते हैं और उसके बदले में हम कंपनी के बॉन्ड खरीदेंगे और कंपनी को हम पैसा देते हैं, है ना. और उसके बदले कंपनी जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें उसके साथ एक इंटरेस्ट भी हमको पे करते हैं और एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है. उसके बाद बॉन्ड कंपनी को वापस चला जाता है और कंपनी हमें पैसा वापस कर देती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट्स, और टाइम टू टाइम पे वो क्या करती रहती है, इंटरेस्ट पे करती रहती है ना. तो जनरल यही एक सेंस बनता है बॉन्ड का, यही होता है एक बॉन्ड. और इसे देख लेते हैं. बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन टू रेज फंड. वही इशू किया जाता है गवर्नमेंट या फिर किसी कंपनी द्वारा टू रेज फंड्स. इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट वेयर इश्यूअर एग्री टू पे इंटरेस्ट, और बॉन्ड के केस में उसे कूपन बोलते हैं, ठीक है. तो एग्री टू पे इंटरेस्ट एंड रिटर्न द प्रिंसिपल एंड मेच्योरिटीज. तो एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है जहाँ पर कंपनी या कोई गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी उस पर, और आप मेच्योरिटी आने पर उसका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस किया जाएगा. तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है बॉन्ड होल्डर, है ना, जैसे आप अगर बॉन्ड खरीदेंगे तो आप बॉन्ड होल्डर हो जाएंगे. एक होता है इशूअर, जिसको पैसे चाहिए होता है, किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो इशू करते हैं बॉन्ड को, तो उनको बोलते हैं बोरोवर. बॉन्ड आर ट्रांसफरेबल, हाईली लिक्विड एंड कंसीडर सेफर देन शेयर. जो बॉन्ड्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, आप इनको बेच सकते हैं, है ना. हाईली लिक्विड्स होते हैं एंड दे आर सेफर देन शेयर, क्योंकि इसमें आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ना. और आपको यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है. तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, ये काफ़ी एक सेफर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. यहाँ पर आपका पैसा हम बात कर सकते हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से थोड़ा बचा हुआ होता है. ये एक परफॉर्मा है, अगर एक फॉर्मेट है यूएस डिपार्टमेंट का, जहाँ पर वो बॉन्ड जारी करते हैं. जैसे कि इस पर सारी डिटेल वो मेंशन करते हैं, कब इशू किया गया है, डेट, कब इसकी मेच्योरिटी है, कूपन रेट क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज, मतलब आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. तो वो सब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती. तो ये एक जस्ट इन केस एक फॉर्मेट है बॉन्ड का. अब बेसिक फीचर्स जान लेते हैं. टाइम पीरियड, आपका बॉन्ड जनरली 7 to 10 ईयर के लिए मतलब दिया जाता है. मोस्टली इंडिया में तो 1 साल तक ऐसे लिमिट करते हैं, लेकिन आप 10 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली बात करें तो 7 से 10 साल के लिए इशू किया जाता है. डेट इंस्ट्रूमेंट, अ बॉन्ड रिप्रेजेंट बोरोड मनी. एक होता है इसमें बॉन्ड होल्डर, जिसके पास बॉन्ड, जो बॉन्ड खरीदता है. एक होता है बॉन्ड इशूअर, जो बॉन्ड बेचता है, इन केस ऑफ कंपनी और गवर्नमेंट. रिडेम्पशन, अ बॉन्ड इज रिडीमेबल एट मेच्योरिटी, मीनिंग इशूअर रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट. कुछ समय के बाद आपने, मतलब 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया है किसी ने, है ना, तो कंपनी 10 साल तक इंटरेस्ट पे करेगी और 10 साल बाद जितने में आपने, मान लिया 1,000 रुपये का आपने शेयर बॉन्ड खरीदा था, है ना, तो उस पर आपको 10 साल तक वो इंटरेस्ट पे करेगी, मंथली या ईयरली, जैसे भी उन्होंने फिक्स किया होगा टर्म्स एंड कंडीशन में. फिर 10 साल होने के बाद आपको वो 1,000 रुपये भी पूरे वापस कर देगी. तो यही है रिडम्पशन. लिक्विडिटी, बॉन्ड्स आर हाईली लिक्विड एंड कैन इजीली बी बॉट एंड सोल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट. ये हाईली लिक्विड हैं और आप इनको इजीली फाइनेंशियल मार्केट में खरीद या सेल कर सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी, ओनरशिप ऑफ द बॉन्ड इज इजीली ट्रांसफरेबल. सेकेंडरी मार्केट में आप सेल करेंगे तो आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर वहाँ पे हो ही रही. तो ट्रांसफरेबल भी होता है बॉन्ड, लिक्विड भी होता है, रिडम्प्टिव भी होता है, सेफर इंस्ट्रूमेंट होता है ना. तो ये सब इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं. प्राइस, अब किस प्राइस पे बॉन्ड को सेल किया जाता है? तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं. पार वैल्यू,
या फेस वैल्यू, जितने के बॉन्ड पे मेंशन है उतने में ही अगर उसे सेल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम फेस वैल्यू पे बॉन्ड को सेल किया गया। मान लो अगर बॉन्ड आपने बनाया है और आपने बॉन्ड की कीमत रखी है 100 रुपये, है ना, और आपने कंपनी ने 100 रुपये में बॉन्ड अपना सेल कर दिया मार्केट में, तो कितने पे सेल हुआ है? फेस वैल्यू पे सेल हुआ है ना, फेस वैल्यू पे। वहीं डिस्काउंटेड, उस पर फेस वैल्यू तो 98 है, लेकिन कंपनी ने उसे, वो 100 है लेकिन कंपनी ने उसे 98 में सेल किया है ना। तो इन दिस केस आपने अगर उसे फेस वैल्यू से कम पे आप कंपनी सेल कर रही है या गवर्नमेंट सेल कर रही है तो उसे बोलेंगे डिस्काउंटेड रेट पे सेल हुआ है, तो इसे बोलेंगे डिस्काउंटेड बॉन्ड, है ना। पार वैल्यू कब है? जब आप उसे मान लीजिए 105, 106 फेस वैल्यू से ज़्यादा पे सेल हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम पार वैल्यू पे बॉन्ड को सेल किया गया। तो इन 3 केस में बॉन्ड के प्राइस चलते हैं, है ना। कौन? पार वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं उसी को, जितना उस पर नोट है उतने में ही सेल हो रहा है तो उसे बोलेंगे फेस वैल्यू। डिस्काउंटेड कि जितना फेस वैल्यू उससे अगर कम हो तो उसे डिस्काउंटेड बोलेंगे। फेस वैल्यू से ज़्यादा में सेल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। एक होता है कूपन और इंटरेस्ट रेट, जो कि इसमें मेंशन होता है, हमने इसमें भी देखा अभी, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है ना। फिर है हमारा मेच्योरिटी, कितने टाइम पीरियड में वो मेच्योर हो रहा है। जैसे कि शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं वो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, मिड टर्म 1 to 10 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। तो ये मेच्योरिटी पीरियड्स भी होते हैं बॉन्ड्स के। और 7 डे भी होता है ना, तो ये भी होता है 91 डे इंडिया में ट्रेजरी बिल जो इशू किए जाते हैं, तो वो सब यहीं पे आते हैं। अब बॉन्ड में कॉल प्रोविजन भी होता है, पुट प्रोविजन भी होता है। अब इसका मतलब क्या है? कॉल प्रोविजन बॉन्ड में क्या मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने 1 साल के लिए बॉन्ड को इशू किया, है ना, लेकिन कंपनी 1 साल पहले से, पूरा होने से पहले ही अपने बॉन्ड्स को वापस बुला रही है कि हमारे बॉन्ड में वापस कर दो और अपने पैसे ले जाओ, तो उसे बोलते हैं, जब कंपनी बुलाए तो उसे बोलते हैं हम कॉल प्रोविजन। सम बॉन्ड्स आर टू बी कॉल्ड रिडीम्ड अर्ली बाय द इशूअर एट द प्री डिसाइडेड प्राइस। अ कॉलेबल बॉन्ड गिव द इशूअर फ्लेक्सिबिलिटी टू रीपे बिफोर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पीरियड से पहले ही वो अपना एक प्राइस कोट करेंगे और उस पर आपको अपने बॉन्ड को वापस ले लेगी कंपनी। और वहीं पुट प्रोविजन क्या है कि अब जिसने बॉन्ड खरीदा है वो कह रहा है कि आप हमारे शेयर को खरीद लो, तो इस केस में जो इन्वेस्टर है वो कंपनी को मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही बॉन्ड को कंपनी को वापस कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पुट प्रोविजन। द इन्वेस्टर हैज़ राइट टू पुट बैक द बॉन्ड टू द इशूअर टू गेट बैक द मनी अर्लियर देन द मेच्योरिटी डेट। तो कॉल प्रोविजन में कंपनी कॉल करती है, पुट प्रोविजन में जो इन्वेस्टर है वो अपने बॉन्ड को कंपनी के पास लेके खुद चला जाता है कि हमें पैसे वापस कर दो। लेकिन ये तभी ऐसा होता है जब बॉन्ड पे ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो, कॉल प्रोविजन और पुट प्रोविजन की। अगर ये मेंशन नहीं है तो आप इन्हें एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये तो कुछ जनरल फीचर्स थे बॉन्ड के जो आपने देखे। अब है टाइप ऑफ बॉन्ड। अब टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। अब टाइप ऑफ बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फिक्स्ड रेट बोल सकते हैं इन्हें हम, जहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? फिक्स रहेगी। द इंटरेस्ट रेट आर रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड बिकॉज द इंटरेस्ट डज नॉट मूव विद द मार्केट। दीज बॉन्ड स्टे स्टडी इवन व्हेन फाइनेंशियल वेदर गेट्स स्टॉर्मी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेफर ऑप्शन बोलते हैं यहाँ पे, कि आपकी चाहे कुछ भी हो, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगी, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वहीं एक है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। These bonds have interest rate that move along with the reference rate such as BIBOR or LIBOR. The coupon keep adjusting as the market shift. कुछ बॉन्ड कैसे होते हैं जिनकी इंटरेस्ट रेट मार्केट पे डिपेंड करती है कि मार्केट पे कैसा हिसाब चल रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, है ना, तो वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टाइप का बॉन्ड है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, जीरो इंटरेस्ट और जीरो कूपन बॉन्ड, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड होते हैं जो आपको बहुत ही कम पैसे में मिलते हैं और मेच्योरिटी होने पर आपको पूरे पैसा वापस कर दिया जाता है ना। दे आर नॉट पीरियोडिक इंटरेस्ट इशूड एट डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट मतलब अगर फेस वैल्यू 1000 है तो ये आपको बहुत कम पैसे में मिलेगा इन कंपैरिजन टू 1000 रुपीज़, है ना। इशूड एट डीप डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फुल फेस वैल्यू। और जब इसका मेच्योरिटी आ जाएगा तो आपको फुल फेस वैल्यू उसकी पूरी मिलती है, लेकिन इसमें आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है।
द इन्वेस्टर प्रॉफिट कम फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द मेच्योरिटी वैल्यू। फिर है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर देते हैं, जिसके आपको अगर इन्फ्लेशन हाई जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स परचेजिंग पावर, क्योंकि मनी की पावर परचेजिंग पावर कम होती है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट आर यूजुअली लोअर देन द फिक्स्ड रेट बॉन्ड बिकॉज द इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इटसेल्फ इज अ बेनिफिट। फिर है परपीचुअल बॉन्ड। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का बॉन्ड है। परपीचुअल बॉन्ड का मतलब है कि इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम चलता है और आपको बस इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता रहता है। दीज बॉन्ड्स हैव नो मेच्योरिटी डेट, इन्वेस्टर रिसीव इंटरेस्ट फॉर एवर एज लॉन्ग एज द इशूअर सर्वाइव। अगर आपकी कंपनी बिजनेस करती रहेगी तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन इसमें कभी मेच्योरिटी डेट नहीं आती है ना, तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। वियरर बॉन्ड। वियरर बॉन्ड कौन से होते हैं? डू नॉट कैरी द नेम ऑफ द ओनर। इन बॉन्ड्स में ओनर का नाम नहीं होता। हुएवर फिजिकली होल्ड द सर्टिफिकेट कैन क्लेम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। जिसके पास ये बॉन्ड होगा वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। अगर खो गया तो आपके पास से सारी चीज़ें चली जाएंगी। इसका मतलब ये है, इफ़ लॉस्ट एनीवन होल्डिंग द पेपर बिकम द ओनर। जैसे कि अगर आपके पास कोई नोट है और नोट आपसे खो गया और किसी को पा गया है ना, तो अब वो आपका नोट नहीं बोला जाएगा, वो जिसको पा गया है उसका हो जाता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कहाँ खोया, किसने उठा लिया आपका पैसा, है ना। ऐसे ही है बियरर बॉन्ड कि जिसको वो मिल गया आपसे अगर खो गया और जिसके पास है तो वही उसको क्लेम कर सकता है। वॉर बॉन्ड। वॉर बॉन्ड कौन से होते हैं? जहाँ पर लड़ाई की वजह से नुकसान हो जाता है तो दोबारा रिकन्स्ट्रक्शंस करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, तो उसको हम बोलते हैं वॉर बॉन्ड्स। इशूड बाय गवर्नमेंट टू रेज फंड ड्यूरिंग द वॉर टाइम, सिटीजन बाय देम एज बोथ इन इन्वेस्टमेंट एंड पेट्रियोटिक कंट्रीब्यूशंस। ठीक है। फिर है क्लाइमेट बॉन्ड। क्लाइमेट ये नाम से ही सजेस्ट हो रहे हैं, है ना। वॉर बॉन्ड, क्लाइमेट बॉन्ड इशूड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट that respond to environmental challenge such as flood, drought and climate changes। अब ये इंपॉर्टेंट है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड क्या होते हैं? हाई यील्ड बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं हाई यील्ड बॉन्ड? ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, है ना, जिनको कोई लोन नहीं देना चाह रहा क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो वो मार्केट में आते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने का वो लालच देते हैं, जिससे कि लोग उनके बॉन्ड को खरीद लें और कंपनी के पास पैसा आ जाए, तो उन्हीं को बोलते हैं जंक बॉन्ड। बॉन्ड्स आर गिवन अ लो क्रेडिट रेटिंग बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इशूड बाय फाइनेंशियली वीक कंपनीज विद हायर चांस ऑफ डिफॉल्ट। ऐसी कंपनी होती है जिसके डिफॉल्ट करने के चांस बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। ऑफर वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू कंपनसेट फॉर द रिस्क। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, कंपनी में पैसा दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा रिटर्न भी चाहते हैं, है ना, तो इसी तरीके के बॉन्ड्स को बोलते हैं जंक बॉन्ड। फिर है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से होते हैं? जो कि अगर आप चाहते हैं तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पे रेगुलर इंटरेस्ट लाइक नॉर्मल बॉन्ड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्री डिफाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जितना पहले से कंपनी डिसाइड कर रखा होगा उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ऑफरिंग स्टेबिलिटी प्लस चांस टू बिकम अ शेयर होल्डर। फिर है हमारा ट्रेजरी बॉन्ड या टी बॉन्ड बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इशूड बाय स्टेट यूएस डिपार्टमेंट, मेच्योरिटी रेंज फ्रॉम, ये तो नहीं देते हैं। फिर है रिवेन्यू बॉन्ड। रिवेन्यू बॉन्ड कौन से होते हैं? जो म्यूनिसिपल बोर्ड किसी से प्रोजेक्ट आप करते हैं, वहाँ से आपको पैसा कमाते हैं, है ना, और उसके थ्रू आप उनको रीपे करते हैं बॉन्ड, जो हमारा लोन का अमाउंट है, बॉन्ड का अमाउंट है, तो उनको बोलते हैं रेवेन्यू बॉन्ड। Municipal bond issued to fund specific projects such as toll, road, bridge, tower and system, rapid repaid from revenue generated by the particular project। और रीपे कैसे किया जाता है? जो जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा गया, जब उससे प्रॉफिट होने लगता है तो फिर आपको वहाँ पे पे बैक किया जाता है। नॉट बैक्ड बाय टैक्सेस, और टैक्सेस से बैक नहीं किया जाता है। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, ओजी बॉन्ड, एक ये भी पूछा जाता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरल म्यूनिसिपल बॉन्ड बैक्ड बाय द फुल टैक्सिंग पावर। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, रेवेन्यू बॉन्ड टैक्सिंग से वो नहीं होता है और यहाँ पे ये टैक्सिंग से होता है। तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड
backed by full taxing power of the using issuing government, considered safer than the revenue bond because government can raise fund to ensure repayment, issued to build public facilities like school, hospital and infrastructure. So these are type of bond जो हमने देखे यहाँ पे, और मैंने जो इम्पोर्टेंट थे आपको वो मार्क कर दी हैं, तो आप इनको गो थ्रू करिएगा. अगेन सेम थिंग, ऑप्शनेबिलिटी इन बॉन्ड. कॉलेबिलिटी, जब कंपनी अपने बॉन्ड को मेच्योरिटी से पहले कॉल करती है तो उसको बोलते हैं कॉलेबिलिटी. पुटेबिलिटी, जब इन्वेस्टर अपने बॉन्ड को मेच्योरिटी से पहले ही कंपनी को सेल करना चाहता है तो उसे बोलते हैं पुटेबिलिटी. ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे वैल्यूएशन होता है बॉन्ड का. तो करेंट यील्ड ऑन बॉन्ड, आप करेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड की. ठीक है, करेंट यील्ड मेजर एनुअल इनकम, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट या कूपन अर्न फ्रॉम अ बॉन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स करेंट मार्केट प्राइस. इट फोकस ऑन करेंट प्राइस नॉट द फेस वैल्यू. तो आपकी जो करेंट यील्ड है आपके बॉन्ड की, वो उसके फेस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि मार्केट में उसका करेंटली क्या प्राइस चल रहा है उस बात पर डिपेंड करती है. तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे करेंट यील्ड को, तो एनुअल इंटरेस्ट जो उस पर मेंशन है वो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस. तो यहाँ से जो आपकी परसेंटेज जो रेट निकल के आएगा उसके थ्रू आपको पेमेंट किया जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शेयर एक बॉन्ड इशू किया गया 1000 रुपीज़ पे, उस पर आपकी कूपन रेट 8% था, लेकिन करेंट जो प्राइस हो गया आपके बॉन्ड का वो 800 रुपीज़ हो गया, है ना. तो करेंट यील्ड क्या होगी, अब उसका प्राइस कम हो गया तो करेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करें. तो करेंट यील्ड इक्वल्स टू 8% आपकी फेस वैल्यू कितना था, है ना, डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस, तो आपका 10% आया. तो ये बॉन्ड के केस में थोड़ा सा उल्टा चलता है ना. जब आपके अगर बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, अगर ये 1000 है ना फेस वैल्यू, और इसके कंपेरिजन में अगर ये 1100 हो जाते तो आपकी करंट यील्ड कम हो जाती, आपको कम ब्याज मिलता. लेकिन अगर आपके से बॉन्ड के प्राइस कम हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा परसेंट के हिसाब से ब्याज मिल रहा है ना. तो थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे चलता है. तो करंट यील्ड का फॉर्मूला याद रखना, एनुअल कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट करंट मार्केट प्राइस. अब यील्ड के टाइम पे क्या से निकालें, यील्ड टू मेच्योरिटी के टाइम पे क्या यील्ड होगी उसकी. तो यील्ड टू मेच्योरिटी इज टोटल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द बॉन्ड इफ होल्ड टिल मेच्योरिटी. अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आप कितना पैसा कमाएंगे वो यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड बुक यील्ड और रिडम्पशन यील्ड. नाम आपको याद रखने हैं, बुक यील्ड एंड रिडम्पशन यील्ड. सो इसका फॉर्मूला है yield to maturity if you hold the bond to till the maturity. तो C प्लस C आपका क्या है, कूपन एनुअल कूपन पेमेंट प्लस फ्यूचर वैल्यू फेस वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू माइनस करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है आपके शेयर का. ठीक है, टाइम ऑफ मेच्योरिटी इन ईयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. तो ये अप्रोक्सीमेट आपको एक वैल्यू देगा कि आपको अगर आप होल्ड करेंगे किसी बॉन्ड को मेच्योरिटी तक तो आपको कितनी यील्ड मिलेगी. सो यही है एक न्यूमेरिकल. इस तरीके के ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ऑल्दो बॉन्ड पे न्यूमेरिकल काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके का पूछा जाएगा. तो इसको आप वो देखिएगा. ड्यूरेशन वही है कि आप बॉन्ड को जो होल्ड करते हैं. ड्यूरेशन इज इफेक्टिव होल्डिंग पीरियड और एवरेज टाइम टू रिसीव ऑल कैश फ्रॉम द बॉन्ड. ड्यूरेशन इज नॉर्मली लेस देन द मेच्योरिटीज. इन जीरो कूपन बॉन्ड ड्यूरेशन इज मेच्योरिटी, है ना, और परपेचुअल बॉन्ड में ये होगी ही नहीं क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. दिस इज जस्ट अनदर न्यूमेरिकल, इसको आप गो थ्रू करिएगा. यहाँ पे एक दो बॉन्ड हैं और वो पूछ रहे हैं कि किसकी यील्ड वैल्यू ज़्यादा होगी. तो यील्ड वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही था, फॉर्मूला ये है हमारा यील्ड वैल्यू का, है ना. तो इसके थ्रू आप उसे कैलकुलेट करके देखिएगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू, कल मिलते हैं.